शैलेंद्र कुमार द्विवेदी हिंदी के चर्चित कवि हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक कृतियों की रचना की है। अपनी विशिष्ट रचनाधर्मिता के कारण हमेशा चर्चा में रहे। इनकी कविताओं ने पाठकों को प्रेरित किया और नई दिशा प्रदान की। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की पिछले 3 दशकों से हिंदी में अनिवार्य उपस्थिति है। हमने उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास किया है। आशा है इस बातचीत से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी का काव्य चिंतन बहुआयामी है। उनकी कविताओं में एक तरफ सौंदर्य की प्रधानता है तो दूसरी तरफ समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र दिखाई देता है। बातचीत होती रही बड़ी देर तक। एक से एक ग्रंथ थे उनके, रामचंद्र शुक्ल उनके गुरु थे, तो बड़े बड़े संग्रह थे रामचंद्र शुक्ल का, जो तुलसीदास नाम से है, और भी बहुत सारी किताबें उनकी यहाँ रखी हुई, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ थे, वो सब सामने दिखाई देते थे। तो थोड़ी देर बाद फिर हम वापस चले आए, और वापस आने के बाद घर में पता चला कि वो जो है, माँ ने कहा कि अब जाओ यहाँ से और जा कर के पढ़ो, नाम लिखाओ जा कर के BA में। तो हम 12 बजे के आसपास हम उनके घर फिर पहुँचे, और 10 बजे के आसपास उनके घर से आए थे। वही 7-8 बजे 9 बजे के बीच में गए थे, बैठे रहे थे। इसके बाद 10 साढ़े 10 बजे आए थे, और फिर 12 बजे उनके यहाँ फिर पहुँचे। तो उनसे हमने कहा, बाबा हमारी कापी हमको दे दो, और जो है हमको हमारी अम्मा बिदकी भेजना, वो BA में नाम लिखाने भेजना चाहती फतेहपुर। तो उन्होंने कहा अपनी माँ से कह दो कि बाबा ने मना किया है, और जो है वो आज दिशा सूल है उस दिशा को। तो हमने कहा हमारी अम्मा किसी का कहा नहीं मानती, तो हमारी माँ किसी का नहीं मानेगी, हमको आज भेज के रहेंगी, हमारी कापी लाभ हम जाए यहाँ से। तो फिर क्या चले उसकी कापी हो, इसके बाद कापी या फिर इसके बाद सचमुच बात वही हुई। रिजल्ट हमारा निकल गया था, BA में नाम लिखाया, और AS कॉलेज के सामने नारायण दास की कुटी नाम से एक स्थान था। आज तो सब टूट टाट गया, और नए ढंग से DM आंजनेय सिंह ने उसको नया स्वरूप दे दिया। नहीं तो पहले छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, तो उसी में जहाँ पुजारी जी रहते थे, उसी कमरे में पीछे साइड एक छोटा सा हिस्सा हमको दे दिया गया था। उसी में हम रहने के लिए हाँ, एक छोटा सा खटोला था। खटोला जो है हमारे आधे पैर तक पड़ता था, तो खटोला से जोड़ करके एक बक्सा इतना जोड़ के अपने लेटने का इंतजाम बनाया था हमने, और उसी में लेटते थे और पढ़ते लिखते थे। तो यूँ मिला करके जब पूरा एक लंबा पीरियड, लगभग 4-6 महीने का फिर बिंदकी से अंतराल रहा, लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया तो फिर वापस लौट के आए, तो फिर बाबा से भेंट हुई। उनके साथ रहने का कुछ ऐसा था कि हम सवेरे 5:30 बजे के आसपास उनके घर जाते थे। 5:30 पौने 6 बजे सवेरे उनके घर जाते, और उस समय वो तैयार मिलते, बिल्कुल जो भी उनकी धोती कुर्ता और टोपी के सहित वो मिलते तैयार हालत में, और बस हमारे साथ टहलने जाते। और उनका टहलना आज हमको बड़ा ताजुब लगता है। अब तो लगता है हम इतना चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन उस ज़माने में हम अंदाज़ा लगाते हैं कितना वो पैदल चलते थे। ये आज जो जहाँ ये संत नगर है, इतनी दूर वो पैदल चले जाते थे, पूरा बिल्की क्रॉस करके। आज बिल्की तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन उसके भी आगे वो एक आमों की बगिया थी, और उसके आगे से ये जो किंगिरियनपुर, जो संतों का संत नगर कहते हैं, उसके आसपास तक बाबा पैदल जाते, और उनके साथ वो बड़े अच्छी रफ्तार से वो चलते, और वहाँ तक जाते। इसके बाद वहाँ से लौटते, और थोड़ी सारी देर कहीं जंगल में कहीं बैठते, कोई बाग बगीचा मिल जाता वहाँ अपना बैठते, और फिर चलते हुए सीधा घर नहीं जाते थे। चलते हुए कभी SDM के यहाँ चले गए, कभी तहसीलदार के यहाँ चले गए, कभी किसी दोस्त के यहाँ चले गए। कुल मिला के लौटते 9:30 पौने 10 बजता था सुबह। हाँ, 6 बजे के निकले, पौने 10 के आसपास तक उनका आना होता था। उसी टाइम सबसे मिलना जुलना सब होते हुए, और इसके बाद हम अपने घर चले जाते। और इसके बाद 2-2:30 बजे के बीच में फिर हम जाते थे उनके पास। वो हमको काम दिए थे। पहला काम तो उनका ये था कि हमको उनकी डाक लानी पड़ती थी।
पोस्ट ऑफिस में उनका एक डिब्बा था। एक दिन बताया, कहा कि वहाँ से डाक हमारी ले आया करो। हम कहा चले आते हैं। कहा हम कहा कैसे मिलेगी आपकी डाक? कहा हमारे नाम से एक डिब्बा, उसमें सोहनलाल द्विवेदी लिखा हुआ है, तो सारी डाक उसमें लोग डाल देते हैं, उसको ले आओ। तो ये काम था, डाक ले आए। इसके बाद जो हम लिखते पढ़ते थे उसको सुधारते थे। तो उनके सुधारने का भी अपना एक अलग ढंग था। चाय पीते थे और सिगरेट भी पीते थे। सिगरेट पीने का उनका अपना एक अनोखा अंदाज था। इन दो उंगलियों के बीच में सिगरेट लगाते, फूंकते, ऐसे धुआं उड़ाते और इसके बाद फिर हमारी कॉपी देखते और जो जो गलती होती, असल में छंदबद्धता की जो कमियां थी, भाषा की जो कमियां थी, इन सब को हमको समझाना चाहते थे। तो वहाँ गोला लगाते थे और गोला लगा करके किनारे जो उनके मनपसंद शब्द होता था उसको वहाँ लिखते थे। ये उनके कविता जांचने का एक ढंग था। इस तरह करके कविता जांचते। कभी कभी जब खंडकाव्य लिखते तो खंडकाव्यों को जांचते जांचते उब जाते, कहते अरे कुछ बदल के लाओ। तो फुटकर कविताओं कहते, जैसे कि गुलदस्ता होता है वैसे फुटकर कविताओं का संग्रह होता है, उसको लाओ। तो इस तरह करके उसको फिर जांचते और अपनी गलतियां हमारी बताते जाते। उनमें एक चीज़ थी, उनको संतोष नहीं होता था। ये उनकी खासियत थी, कविता जांचने में कभी संतोष नहीं होता। एक सुना, पहले सुने चुके थे कि अच्छी है, लिख के लाओ उसको, फिर लिख के लाए, फिर उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है उसको सुधारा, बहुत जगह खूब सुधारा। कहा ये नहीं, ये होगा। वो प्रीत की प्रिभावना की मीत आए करके वो कविता थी, वो अब सब भूल भाल गई। वो सब कागजों में सब लिखी पड़ी है, वो बचपन का जमाना था। अब उसको उन्होंने तरह तरह के प्रतिबिंब हमने भी दिए थे। कहा वो जो है आकाश अपनी सहस्रों भुजाओं से धरती से मिला, ऐसा करके कोई प्रतीक था। और जो है वो तालाब में, वो तो हमारे यहाँ तालाब था ही, वो नारायण बाबा की कुटी के सामने वाला, उसमें आते जाते देखते थे कि जो सूरज की किरणें हैं उसमें जब पड़ती थी तो चमकती थी और लहरों से ऐसा लगता था जैसे लहरें चमक रही हो। तो उसको हमने बिंब दिया कि आकाश के तारे जो है धरती पर उतर आए हैं। तो उसको भी उन्होंने, माने कुल मिला के एक बार सुधारा। कहा फिर से इसको लिख के लाना, फिर से उसको सुधार के, वो जो लिखा था सुधार के ले गए। इसके बाद फिर दोबारा फिर दोबारा फिर सुधारा उसको, तिबारा फिर कहा फिर लिख के लाना। अंत में चौबारा उन्होंने कहा इस तरह की कविता अगर कोई मैं संपादक होता छपने न देता उसको। ये बात तो उन्होंने कहा तेरी कविता सुधारने के बाद। तो माने उनका संतोष नहीं होता था और उनके कविता सुनाने और सुनने का ऐसा लगता था जैसे किसी को लड्डू खिला रहे हो। जैसे उनका कविता पढ़ने का अंदाज ऐसा था जैसे वो लड्डू खिला रहे हो, उस तरह से वो कविता पढ़ते थे और बड़ा अच्छा लगता था। सच पूछो तो भाई ये तो हमारी अपनी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उनके प्रति जो आदर भाव था, जो गुरु भाव था, वो तो हमको जैसे भगवान जैसे लगते थे। लेकिन उसमें भगवान जैसे दिखने पर भी हमको लगते थे जैसे हम किसी छोटे बच्चे के सामने बैठे हों। ये दोनों भाव एक साथ आते थे। जैसे 4-5 साल का कोई बच्चा हमारे सामने पलथी लगाए बैठा है, कभी कभी ये भाव जगता और कभी कभी ये भाव जगता जैसे कि वो ईश्वर के रूप में हमारे बैठे हुए हैं। ये दोनों भाव अजीबोगरीब ढंग से चलते रहते थे और ये छवि आज भी हम जब रात में कई बार सपने आते हैं तो बिल्कुल वैसी ही छवि, वैसी ही याद आती है। एक तरह का गहरा लगाव हो गया था और कोई भी काम हमारा ऐसा नहीं रहा। हमने उनसे कहा नहीं कि हमारा ये काम कर दीजिए, उन्हें पता चलता था तो वो काम वो पूरा कर देते थे, खुद ही कर देते थे वो। एक बार ऐसे बीएड के समय था, हमारे अध्यापक पुत्र के नंबर नहीं जुड़े तो एक बार नाम नहीं आया। तो एक दिन हमसे राम गोपाल जी ने पूछा रास्ते में जाते क्या कर रहे हो, हमने कहा बीएड में नाम वो फार्म भरे थे, अभी नाम नहीं छपा। कहा अरे वो कल ही तो देवेंद्र तिवारी उनके पास आए थे, उनसे कहना चाहिए पापा से। अब जैसे उनसे बात उठी, उन्होंने कहा अरे तुम कल ही आ जाते। वो बैठे रहे बड़ी देर तक,
वो कुलपति थे वहाँ के हम्म। कानपुर विश्वविद्यालय के। कहा वो कल ही तो आए थे, आया जाते तुम बताओ। कहा कोई बात नहीं। और उस समय हड़ताल चल रही थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने कहा जाओ और जा कर के जाओ, अभी तुम्हारा सब हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब गए, वो पूरी फौज लगी हुई थी चारों तरफ से। जब हड़ताल है यूनिवर्सिटी में तो सब तरफ पुलिस लगी हुई। अब वो हम पहुँचे, हमने कहा कुलपति भवन कहाँ है, कुलपति निवास कहाँ है? तो बताया लोगों ने, कहा कि वहाँ है। वो डॉक्टर देवेंद्र तिवारी की कविता भी कक्षा 8 में लगी थी, वो भी कवि थे। उनकी कविता कोर्स में लगी थी उस समय। वो पहली कविता थी कक्षा 8 में लगी थी, ज्योतिर्गमय करके कोई कविता थी जी। तो वो जो है बैठे थे, धोती कुर्ता पहने, ऐसे पैर ऊपर रखे हुए और आराम से बैठे थे। हम धूप ले रहे थे बैठे। तो हम गए, वो पर्ची पकड़ाई अपनी, वो तो उन्होंने बुलवाया और चिट्ठी पकड़ाई, बुलवाया, कहा कैसे आए? हम कहे बाबा ने भेजा है। तो क्या है? हम कहा हमारे बीएड में अध्यापक पुत्र के नंबर नहीं जुड़े और हमसे कम नंबर वालों के नाम आ गए। तो उन्होंने खटाक से सचिव को लिखा, सचिव को लिखा कि थोड़ा इनको देखिए किस कारण से नंबर नहीं है। सचिव ने अपने निचले अधिकारी को लिखा, निचले अधिकारी ने फिर बीएड विभाग को लिखा, बीएड विभाग ने कुल मिला करके इस तरह क्रम से ऊपर से फिर चल करके फिर हमको कहा गया कि ऐसा है कि अब आप जाइए, आपका काम हो गया। मैंने इतना सब प्रक्रिया, जब भी कोई समस्या आई तुरंत बिना बताए वो सब करने को तैयार रहते थे। तो ये एक लगाव था और प्रेम भाव तो बहुत गहरा था ही, गुरु भाव था, और वो आज भी है, वैसे की वैसे ही है।